जिस भाई ने अपने सगे भाई को पत्नी के कहने पर घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, एक दिन उसी के ऑफिस में पहुंचा नौकरी मांगने। फिर जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। दोस्तों, यह तो सुना था कि दुनिया मतलबी है, लेकिन इतनी मतलबी निकलेगी यह नहीं सोचा था। स्वार्थ में अंधा होकर इंसान अपने ही खून को भूल जाता है। जिस बेटे ने घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसे एक झूठे इल्जाम में फंसाकर आधी रात को घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। एक पल में सारे त्याग, सारे एहसान धूल हो गए। कभी सोचा है जब अपने ही पराये बन जाएं तो इंसान जीता कैसे है? जरा सोचिए, एक बेटा जो 20 साल तक परदेश की तपती रेत में खून पसीना बहाकर हर महीने घर पैसा भेजता रहा, यहां तक कि अपनी शादी तक नहीं की, बस इसलिए कि मां ने मना किया था। लेकिन जब एक हादसे के बाद वो टूटा हुआ अपाहिज होकर अपने घर लौटा, तो उसकी मां भी चुप रही और भाइयों ने तो आधी रात को उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या यही होते हैं अपने? क्या वाकई हम अपनों के लिए जीकर खुद को मिटाकर सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं? अगर कभी आपने भी अपनों के लिए खुद को कुर्बान किया है और बदले में अपमान, तिरस्कार और तन्हाई पाई है, तो यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेट करने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, एक लड़का था, उसका नाम था रोहित। वह अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। मां की आंखों का तारा, पिताजी की उम्मीद और घर की हर जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जब पिता बीमार पड़े और फिर एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, मैं ये नौकरी अपने बेटे के लिए छोड़कर जा रहा हूं, अब वही इसे संभालेगा। रोहित को उस वक्त लगा जैसे जीवन उसे एक नई दिशा देने जा रहा है। उसे विश्वास था कि पिताजी की जगह लेना, उनकी कुर्सी संभालना उसकी जिंदगी की पहली बड़ी शुरुआत होगी। लेकिन किस्मत ने उसकी राह पहले ही तय कर रखी थी। पिताजी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद, जब सब कागजी काम निपट चुके थे, मां ने उसे पास बिठाकर कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी दुनिया थोड़ी हिल गई। मां बोली, बेटा, यह नौकरी तुम्हारे लायक नहीं है। इसकी तनख्वाह इतनी नहीं कि तुम अपनी जिंदगी संवार सको। तुम यहां सालों में जो कमाओगे वो परदेश जाकर 1 साल में कमा सकते हो। मां की बात में मजबूती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित को यह उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पहली नौकरी छोड़कर फिर से उसी संघर्ष की राह पर चल पड़ेगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए मां की इच्छा उसके हर सपने से ऊपर थी। पिता के जाने के बाद मां की जिंदगी बस बच्चों के लिए ही थी। यही सोचकर रोहित ने बिना सवाल किए वो नौकरी छोड़ दी। उसने कतर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मन में एक नई दुनिया की तस्वीर थी। उसे लगता था कि वहां जाकर वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा, इज्जत पाएगा और एक ऐसा जीवन जिएगा जिस पर लोग फख्र करेंगे। उसे लगता था कि जैसे फिल्मों में हीरो को परियों जैसी दुल्हन मिलती है, वैसा ही उसका भी नसीब होगा। वो सपने में देखता कि उसकी शादी किसी ऐसे परिवार में होगी जो उसकी हैसियत से भी ऊंचा होगा। वह अपनी मां को सबसे कीमती तोहफा देगा। बहनों की शादी शाही अंदाज में करेगा, जैसे कोई राजा अपनी बेटियों को विदा करता है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सपना नहीं, हकीकत सामने थी, और वो हकीकत बहुत सख्त थी। तेज धूप में काम, रात की शिफ्टें, सर्दियों में कंपकंपाती ठंड, मालिक की डांट, थकावट, भूख, अकेलापन, सब कुछ उसकी सोच से परे था। पर रोहित ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके दिल में एक ही बात थी, काम में बरकत होती है और जो अपनों के लिए किया जाए वो बोझ नहीं, सौभाग्य होता है। हर महीने की तनख्वाह घर भेजता, खुद के लिए कभी कुछ नहीं रखा। जब भी मां से पूछता, घर में कुछ चाहिए क्या, मां हमेशा कहती, नहीं बेटा, सब कुछ है, तू बस खुश रह। लेकिन जब भी वह शादी की बात करता, मां बात टाल देती, अभी समय नहीं आया बेटा, पहले बहनों की जिम्मेदारी है। और रोहित हमेशा मान जाता, क्योंकि उसने जीवन में मां की बात कभी नहीं टाली थी। साल दर साल बीतते गए। 7-8 साल बाद उसने खुद छुट्टी ली और बिना बताए घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचा तो मां बीमार बनी बिस्तर पर पड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द। और जब रोहित ने शादी की बात दोबारा की, मां फट पड़ी।
मैं मरने वाली हूं और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। तुझे समझ नहीं आता कि तेरी मां अब गिनती की सांसें गिन रही है, तू शादी की सोच रहा है। रोहित सन्न रह गया। उसे लगा जैसे कोई तमाचा मार गया हो। उसे खुद पर शर्म आने लगी। जिस मां के लिए सब कुछ छोड़ा, आज उसी मां की नजरों में वह खुदगर्ज बन गया था। दोस्तों, रोहित ने मां की बात मानकर अपनी शादी की इच्छा को पीछे छोड़ते हुए फिर से कतर लौटने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मां ही कहती हैं, शायद अभी वक्त नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो फिर से परदेस पहुंचा और अगले ही दिन थकान से चूर होकर आंखें बंद की, तभी उसके फोन की घंटी बजी। कॉल करने वाला उसका बचपन का दोस्त था, जो अब उसका चचेरा भाई भी बन चुका था। फोन उठाते ही वह हंसते हुए बोला, तू तो बड़ा सीधा है रे रोहित। पता है आज मां ने मेरी शादी में क्या किया? रोहित ने चौंक कर पूछा। क्या? उसने कहा, तेरी मां का डांस तो आज गांव में छा गया। उस उम्र में भी उनके ठुमके, उनकी हंसी, उनका नाचना, यकीन नहीं हो रहा था कि वो बीमार हैं। वो तो ऐसे झूम रही थी जैसे कोई बोझ ही ना हो जिंदगी में। रोहित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा डाल दिया हो। कल ही तो वो मां के सामने खड़ा था। मां बिस्तर पर लेटी थी, आंखों में आंसू थे, होठों पर दर्द और आवाज में थकान। उन्होंने तो कहा था, तेरी मां गिनती की सांसें ले रही है, और आज वो नाच रही थी। रोहित स्तब्ध रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मन में जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। वो कुछ देर तक फोन हाथ में पकड़े चुप बैठा रहा। उसे अब साफ समझ आ रहा था, मां कभी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो। क्यों? ये सवाल आज तक उसे जवाब नहीं दे पाया। धीरे धीरे उसने शादी की बात ही छोड़ दी। ना किसी से पूछा, ना मां से कहा। अब वो टूट चुका था। कुछ समय बाद उसके छोटे भाई राहुल की शादी हो गई। शादी खूब धूमधाम से हुई। राहुल की पत्नी तनुजा बेहद सुंदर थी। उसकी चाल, उसका पहनावा, बात करने का सलीका, सब कुछ आकर्षक था। जो भी उसे देखता तारीफ किए बिना नहीं रहता। रोहित ने जब सोशल मीडिया पर अपने भाई की तस्वीरें देखी, हाथों में हाथ डाले हंसते हुए, गोद में बच्चा लिए मुस्कुराते हुए, तब उसका सीना भींच गया। राहुल ने तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा था, ये मेरा बेटा है, मेरी दुनिया। रोहित देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। दिल तड़प उठा। उसे लगा, काश मेरी भी समय पर शादी हुई होती। काश मेरी भी गोद में कोई बेटा होता। शायद अब वो स्कूल जाता, दौड़ता हुआ आता और कहता, पापा। लेकिन यह सब अब सिर्फ कल्पनाएं थीं। वक्त उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। अब बस यादें थीं, अधूरी इच्छाएं और एक खालीपन। रोहित फिर से कतर लौट गया और देखते देखते 19 से 20 साल वहीं बीत गए। वही देश, वही तपती गर्मी, वही ऊंची ऊंची इमारतें, वही शीशे जिन्हें दिन भर साफ करता था, और वही अकेलापन। हर सुबह काम पर जाने से पहले बस एक दुआ करता, हे भगवान आज भी बचा लेना, कहीं रस्सी न टूटे, कहीं हाथ न फिसले। वो एक ऊंचाई पर लटका होता था, जैसे जिंदगी का धागा उसी से जुड़ा हो। वो धागा जो कभी किसी की दुआ से मजबूत हो जाता था, तो कभी किसी की बेपरवाही से कांपने लगता था। वक्त बीतता रहा, पैसे बढ़ते गए, काम में तरक्की भी मिली, लेकिन जो नहीं बदला वो था उसका काम, और उससे भी ज्यादा उसका अकेलापन। उसके भेजे पैसों से घर चलता रहा। बहनों की शादी हुई, भाइयों की जरूरतें पूरी हुईं, घर में सब कुछ भर गया, बस वो खुद खाली रह गया। रोहित को अब समझ आ चुका था, दौलत तो कमाई जा सकती है, लेकिन अपनपन की कीमत कोई रकम नहीं चुका सकती। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रोहित की जिंदगी भी उसी रेत में समा रही थी जिसे उसने कभी मुट्ठी में थामने की कोशिश की थी। वो दिन भी आम दिनों जैसा ही था। ऊंची इमारत की खिड़की पर झूलता हुआ वही पुराना झोला, वही झूलता हुआ हार्नेस, वही हेलमेट, वही चमकते शीशे। लेकिन हवा उस दिन कुछ ज्यादा तेज थी। रोहित ने सोचा, हर दिन की तरह आज भी सब ठीक ही होगा, लेकिन किसे पता था यही दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। हवा की तेजी को वह सामान्य मानकर काम करता रहा, एक एक खिड़की को चमकाता गया। लेकिन तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा, रस्सी तन गई, और फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुराना धागा टूट रहा हो, और उसी पल वो रस्सी टूट गई। रोहित का शरीर हवा में लहराने लगा, जैसे वक्त ने उसे अपनी मुट्ठी से छोड़ दिया हो।
नीचे गिरते हुए उसकी आंखों के सामने बस एक बात थी, क्या यही अंत है? और फिर सब कुछ अंधेरा। जब आंखें खुली तो वह अस्पताल के एक बिस्तर पर था। सिर भारी था और टांग में ऐसा दर्द कि वह चीख भी न सका। डॉक्टर ने बताया, आपकी टांग बुरी तरह घायल है, अब आप पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही रोहित को ऐसा लगा जैसे उसका सबसे बड़ा सहारा छिन गया हो। जिस काम ने उसे जिंदा रखा था वही अब उसके लायक नहीं रहा। उस अस्पताल में कोई अपना उसके पास नहीं था। ना कोई दिन में पूछने आता, ना रात में चादर उड़ाता। वहां तो बस काम के साथी थे जो खुद अपनी जद्दोजहद में उलझे हुए थे। दोस्तों ने थोड़ी बहुत मदद की, दवा, इलाज और खाना, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ, उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब तू वापस अपने देश चला जा रोहित। यहां तेरी ठीक से देखभाल हम नहीं कर सकते। घर जैसा सुकून यहां नहीं मिलेगा। रोहित जानता था कि यह सच्चाई है, इसलिए चुपचाप वापस आने की तैयारी कर ली। टिकट मिलते ही वह देश लौट आया। लेकिन यह लौटना किसी जीत जैसा नहीं था, बल्कि जैसे हार कर, टूट कर एक अधूरे इंसान की घर वापसी। जब वो अपने गांव श्यामगंज में उतरा तो देखने वालों की आंखों में खुशी नहीं बल्कि हैरानी थी। चेहरे पर झुर्रियां, चाल में लाचारी और टांग में स्थायी कमजोरी। अब वो वही रोहित नहीं था जिसने कभी 20 साल पहले इस घर को बनवाया था। लोगों की नजरें जैसे कह रही थीं, अब यह यहीं रहेगा और हमारे लिए बोझ बनेगा। मां, जिनकी आंखों में कभी रोहित के लिए गर्व होता था, अब उनसे भी नजरें नहीं मिलती थीं। छोटा भाई राहुल और उसकी पत्नी तनुजा अब घर के मालिक जैसे बन चुके थे। रोहित ने धीरे से मां से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, कम से कम एक कमरा दे दो, अब मैं यही रहना चाहता हूं। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तनुजा का चेहरा जैसे सुलग उठा। वो बोली, हमारे 2 बच्चे हैं, अब उन्हें भी कमरे की जरूरत है। ये भाई हमारे हिस्से का कमरा क्यों लेगा? रोहित ने कहा, ये घर मैंने बनाया है अपने खून पसीने से, अपनी जवानी छोड़कर, सिर्फ तुम सबकी खुशियों के लिए। अब अगर मैं एक कमरा मांग रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? बहस के बाद बड़ी मुश्किल से रोहित को एक कमरा मिला। वो वही लेटता, वही सोता, वही अपने टूटे दिल को समेटता। कोई हाल पूछने नहीं आता था। कभी कभी कोई मेहरबानी से पूछ लेता, कैसे हो? और वह झूठी मुस्कान के साथ कह देता, ठीक हूं। अब न किसी को उसके होने से फर्क पड़ता था, न उसके जाने से। वो दिन भर चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहता, फोन में यूट्यूब वीडियो देखता और बस यही सोचता, 20 साल मैंने वहां बिताए, लेकिन बदले में क्या लाया? ना पत्नी, ना बच्चा, ना सुकून, ना इज्जत, ना ही कोई ऐसी मोहब्बत जो जख्मों पर मरहम बन सके। उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। सपने सब वहीं गिर गए थे जहां से उसकी रस्सी टूटी थी। अब तक रोहित अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को किसी तरह समेटे अपने एक कमरे के कोने में पड़ा था। जो कभी पूरे घर का मालिक हुआ करता था, आज खुद को उसी घर में किराएदार जैसा महसूस कर रहा था। एक दिन उसका पुराना चचेरा भाई विक्रम मिलने आया। सालों बाद उससे मुलाकात हुई थी। बैठते ही उसने मां से बात छेड़ दी, बुआ, अब भी देर नहीं हुई है, रोहित की शादी हो सकती है। अब तो इस उम्र में भी लोग घर बसा रहे हैं, आपने इसकी शादी क्यों नहीं करवाई? मां यानी कौशल्या देवी ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि इसके लिए रिश्ता ढूंढूं। और फिर कौन करेगा इससे शादी? इसके तो बाल भी सफेद हो चुके हैं। यह सुनते ही रोहित का दिल अंदर से चटक गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उम्र का ताना नहीं, बल्कि उसकी हर उम्मीद की ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी गई हो। क्या ये मेरी गलती है? क्या मैंने खुद से बाल सफेद किए हैं? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने चचेरे भाई विक्रम की ओर मुड़ा और धीमे से बोला, अब इन बातों को मत छेड़। अब मुझ में न सपने देखने की ताकत है और न ही उनके टूट जाने की सहन शक्ति। वो अंदर ही अंदर इतना टूट चुका था कि अब उसे रिश्तों की बातें भी डराने लगी थीं। कुछ दिन बाद की बात है। रोहित अपने कमरे में चुपचाप लेटा हुआ था। तभी उसे पास वाले कमरे से तेज आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें किसी लड़ाई की नहीं, बल्कि एक साजिश की तरह लग रही थीं। वो धीरे से उठकर दीवार के पास गया। वहीं से अपने छोटे भाई राहुल और उसकी पत्नी तनुजा की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। तनुजा गुस्से से तमतमाई हुई कह रही थी, तुम्हारा भाई हमारे कमरे पर क्यों कब्जा किए बैठा है?
हम 2 कमरे मांग रहे हैं और वो एक कमरे में आराम से रह रहा है। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी जगह चाहिए। उसे निकालो यहां से। राहुल धीरे स्वर में बोला, तुम समझती क्यों नहीं? वो मेरा भाई है। मैं ऐसे कैसे निकाल दूं उसे? उसे घर से निकालने के लिए कोई बड़ा कारण होना चाहिए, कोई ऐसा सबूत जिससे मां भी चुप रह जाए और लोगों को भी कुछ कहने को ना मिले। रोहित सुनकर सन्न रह गया। जिस भाई के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया था, वो अब उसे घर से निकालने की योजना बना रहा था। क्या अब मैं उनके लिए बोझ बन गया हूं? क्या मेरे हिस्से की दीवारें भी अब मुझे बेगानी हो गई हैं? उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब कोई दुश्मनी छिपकर की जाती है तो इंसान शोर नहीं मचाता, बस अंदर ही अंदर सुलगता है। वो बस यही सोचता रहा, शायद समय ही सबका जवाब देगा। पर उसे यह नहीं पता था कि समय अब नहीं, साजिशें जवाब देने वाली हैं। कुछ ही दिनों बाद एक दिन तनुजा ने बड़ी मासूमियत से आवाज लगाई, भाई साहब जरा हमारे कमरे में आ जाइए, बल्ब खराब हो गया है। मयंक घर पर नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। रोहित को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि यह पहली बार था जब तनुजा ने सीधे उससे कुछ कहा था। उसने मन में सोचा, शायद अब कुछ बदल रहा है, कम से कम उसने मुझे किसी काम के लायक तो समझा। अगर मना करूंगा तो यही कहेगी कोई काम नहीं आता इसे। वो उसके कमरे में चला गया। अभी वह बल्ब की ओर बढ़ा ही था कि तनुजा ने दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल वह कोने में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने कपड़े फाड़ने लगी और रोते हुए चिल्लाई, मयंक बचाओ, ये मुझे छू रहा है, ये मेरे साथ गलत करने आया है। रोहित जैसे पत्थर बन गया था, उसके होंठ खुले के खुले रह गए। क्या? ये क्या बोल रही है? उसने कांपती आवाज में कहा, तू पागल हो गई है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, तूने ही मुझे बुलाया था कमरे में। लेकिन तनुजा बिना रुके चिल्लाए जा रही थी, जैसे रोहित कोई दरिंदा हो। वो जान गया था, ये साजिश उसी दिन शुरू हो गई थी, जब दीवार के उस पार वह बातें सुन रहा था। घबराकर वह दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर आया, सामने राहुल और नवीन खड़े थे। उनकी आंखें कह रही थीं, तू गुनहगार है और अब बच नहीं सकता। कमरे के भीतर का शोर अब दरवाजे के बाहर आ चुका था। रोहित भागकर बाहर निकला, लेकिन उसकी उम्मीदें वहीं भीतर किसी कोने में दम तोड़ चुकी थीं। राहुल और नवीन उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, नफरत थी, और उस नफरत के पीछे शक की चिंगारी थी, जो बिना आग लगाए ही सब कुछ जला चुकी थी। राहुल ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें रोहित भैया, शादी नहीं हुई तुम्हारी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घर की औरतों पर निगाह रखो। नवीन ने भी जोड़ दिया, कैसे सोच लिया तुमने कि तुम बच जाओगे? तुमने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। रोहित जैसे पत्थर बन गया था, गला सूख गया, आवाज कांप गई। वो बस इतना ही कह सका, भगवान का नाम लो, मैंने कुछ नहीं किया। उसने खुद मुझे कमरे में बुलाया था, बल्ब खराब था, मैंने बस वही देखा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। राहुल ने कहा, वो तुम्हें क्यों बुलाएगी? उसका पति घर में है, तुम क्यों गए थे उसके कमरे में? रोहित ने फिर कहा, यह सब झूठ है, ये एक साजिश है। मुझे फंसाया जा रहा है ताकि मैं ये कमरा छोड़ दूं, मुझे इस घर से निकाला जा सके। मुझे इस घर से निकाला जा सके। लेकिन लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और उस रात भी किसी ने उसकी नहीं सुनी। नवीन बोला, आधी रात हो चुकी है, अब तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। रोहित ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं कहां जाऊं? यह मेरा भी घर है, मैं यहीं का हूं। इसी घर के हर ईंट में मेरा पसीना है। लेकिन राहुल ने चेहरा फेर लिया और कहा, अब यह हमारा मामला है, तुम जाओ। और उसके अगले ही पल रोहित को धक्का दे दिया गया। वो लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर आ गया। ना जूते पहनने का वक्त मिला, ना छतरी उठाने का। बारिश तेज हो चुकी थी, ठंडी हवा की मार और भी तेज लग रही थी। वो घर जिसकी नींव उसने रखी थी, जिसके लिए उसने 20 साल परदेश की मिट्टी में खुद को घिसा था, आज वही घर उसे धिक्कार रहा था। वो कांपता हुआ बाहर की दीवार से टिक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, सच क्या है और सपना क्या। वह तय ही नहीं कर पा रहा था। क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने अपने अरमान कुर्बान किए थे? क्या ये वही माँ है जो मुझे अपना अभिमान कहती थी? माँ कौशल्या देवी। वो चुपचाप खड़ी थी, ना रोका, ना बुलाया, ना एक शब्द।
ना एक इशारा। रोहित की आंखें भर आईं। वो अब खुद से सवाल करने लगा, क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था कि मुझे बिना सुने घर से निकाल दिया गया? क्या मैंने सिर्फ एक कमरा मांग लिया था, इसलिए मुझे जानवर बना दिया गया? बारिश की बूंदें अब उसकी आंखों के आंसुओं में घुल गई थीं। वो सड़क पर अकेले चलने लगा। हर कदम पर उसके पैरों से जैसे धरती खिसक रही थी। कभी लड़खड़ाता, कभी रुकता, पर फिर खुद को खींचता हुआ आगे बढ़ता। उसका शरीर थक चुका था, उसकी आत्मा टूटी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके उसे चीर रहे थे। बारिश की बूंदें अब बर्फ जैसी लग रही थीं। मैं अब कहाँ जाऊं? कोई है जो मेरी सुन ले? क्या भगवान भी मुझे छोड़ चुका है? उसका मन अब जीने से ऊब चुका था, जैसे हर रिश्ता उसकी सांसें छीन ले रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, अब बस, अब मुझे उठा ले। अब ना ये दुनिया रह गई है, ना इसमें मेरे लिए कोई जगह। अब और नहीं सहा जाता। उसके होंठ कांप रहे थे, शरीर थरथरा रहा था, पर आंखें रो नहीं रही थीं, क्योंकि अब आंसू भी सूख चुके थे। वो सड़क के बीचों बीच जा रहा था। उम्मीद थी कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचल दे और उसके सारे दर्द एक झटके में खत्म हो जाएं। वो चाह रहा था कि यही उसका आखिरी सफर हो, लेकिन कहानी का अंत अब भी लिखा जाना बाकी था। कहते हैं दोस्तों, जब विश्वास टूटता है तो मनुष्य अकेला नहीं होता, वो जीते जी मर जाता है। रिश्ते यदि स्वार्थ से बने हों तो वक्त आने पर वो सबसे जहरीला रूप धारण कर लेते हैं, और तब इंसान को सबसे ज्यादा चोट अपनों से ही लगती है। दोस्तों, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और रोहित का रोना भी। उसकी आंखों से बहते आंसू भीगती सड़कों में जैसे घुल गए थे। कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें डगमगा रही थीं। वो गिरना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों खुद ही को संभाले जा रहा था। तभी अचानक दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। वो उजाला उसकी आंखों पर पड़ा, पर रुकने की बजाय वो और तेजी से उस ओर बढ़ गया। शायद यही रोशनी मेरा अंत लाएगी, यही गाड़ी मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल होगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब बस, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस गाड़ी ने अचानक जोर से ब्रेक मार दिए। रोहित चौंक गया। उसने सोचा था कि कोई गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में नहीं रुक पाएगी, पर वो गाड़ी रुक गई। दरवाजा खुला और उसमें से एक औरत उतरी। बारिश की बूंदें उसके बालों को भिगो रही थीं, पर उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। वो सीधी रोहित के पास आई। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी, चिंता भी थी और कहीं न कहीं दया भी। आप सड़क के बीच में क्या कर रहे थे? क्या आपको अपनी जान की कोई कीमत नहीं? क्या जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आना चाहते थे? मरना चाहते हैं आप? वो बोलती रही, लेकिन रोहित कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो बस उसे देखता रहा, जैसे किसी अजनबी ने उसके टूटे हुए दिल की पुकार सुन ली हो। वो कुछ बोल नहीं सका, बस खड़ा रहा पत्थर की तरह। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर जवाब दे गया और वो वहीं गिर पड़ा। उसे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। ना किसी ने उसे उठाया, ना कहां ले गया, कुछ नहीं। जब होश आया तो उसने खुद को एक नर्म, गर्म बिस्तर पर पाया। कमरे में हल्की रोशनी थी और सुकून की एक ऐसी परत थी जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। उसके पास एक डॉक्टर बैठा था, उसकी नब्ज देख रहा था, और कमरे में खड़ी थी वही औरत जिसने उसकी जान बचाई थी। वो डॉक्टर से पूछ रही थी, अब कैसे हैं ये? कोई खतरा तो नहीं? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रक्तचाप बहुत गिर गया था, लेकिन अब स्थिर है। बेहोशी इसी वजह से आई थी, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चला गया। अब कमरे में सिर्फ वही औरत थी और रोहित। वो चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे किसी अनजान चेहरे में अपने किसी पुराने दुख की परछाई ढूंढ रही हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम संस्कृति है, यह घर मेरा है और मैं यहां अकेली रहती हूं। रोहित को यह जानकर हैरानी हुई। इतना बड़ा, सुंदर और सजा संवरा घर, और उसमें सिर्फ एक औरत। उसने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन संस्कृति ने आगे बढ़कर कहा, आप मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए थे? आप सड़क के बीच में क्यों चल रहे थे? रोहित ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, उससे पहले आप बताइए, इतनी रात को आप ही क्यों बाहर थीं? संस्कृति कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, पहले आप जवाब दीजिए, पहले आप जवाब दीजिए। रोहित ने सिर झुका लिया। फिर जो उसके मन में दबा था, बरसों से जो छिपा हुआ दर्द था, वो सब बाहर आ गया।
उसने बताया कि कैसे घर वालों ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया, कैसे उसकी भाभी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, कैसे उसकी मां तक ने कुछ नहीं कहा। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा, वो बोला। इसलिए मैं सड़क पर चल रहा था, चाहा कि कोई गाड़ी टक्कर मार दे और मेरी पीड़ा का अंत हो जाए। वो सब सुनकर संस्कृति चुप हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। कहते हैं दोस्तों, जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, तब अक्सर ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हें थामने किसी को भेजता है। वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जिसकी तुम्हें सच्चे अर्थों में जरूरत होती है। जैसे संस्कृति। दोस्तों, संस्कृति ने ध्यान से रोहित की बात सुनी, कुछ देर चुप रही। फिर उसने जो कहा, उसने रोहित के भीतर एक गूंगी सी हलचल भर दी। संस्कृति ने शांत स्वर में कहा, मैं भी आज मरने के ही इरादे से निकली थी। रोहित चौंक पड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि बरसों की खाली रातें थीं। संस्कृति बोली, 6 महीने पहले मेरे पति गुजर गए। उसके बाद से मैं एक सन्नाटे में जी रही हूं। बड़ा घर है, नौकर चाकर है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल अकेली हूं। ऐसा अकेलापन जो इंसान को भीतर ही भीतर खा जाता है। उसने आगे कहा, मैं बस गाड़ी चलाती रही। सोचा जब थक जाऊंगी तो स्टीयरिंग छोड़ दूंगी, फिर जो होगा उसे अपनी किस्मत मान लूंगी। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन में सोचा, हम दोनों ही आज मरने निकले थे, लेकिन शायद ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे को थामने के लिए भेजा है। दोनों कुछ देर चुप रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन दिलों में कुछ पिघल रहा था, जैसे दोनों को फिर से जीने का एक छोटा सा बहाना मिल गया हो। फिर संस्कृति ने नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन यहीं रह सकते हैं। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अकेले रहना आपके लिए सही नहीं होगा। रोहित ने झिझकते हुए धन्यवाद कहा, और फिर वही घर जो कभी एकदम अजनबी था, अब उसका सहारा बन गया। कुछ ही दिनों में वो दोनों साथ बैठने लगे। सुबह की चाय, दोपहर की बातचीत, शाम की खामोशी, सब जैसे अपनी अपनी जगह ले रहे थे। दोनों ने अपने अपने जख्म खोले, और दोनों ने उन्हें एक दूसरे के सामने बिना किसी डर के बांटा। एक दिन संस्कृति ने चाय की प्याली थमाई और रोहित की तरफ देखा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, उसने धीमे से कहा। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, कहिए। संस्कृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि आप मेरे जीवन साथी बन जाएं। मैं अकेली हूं, आप भी अकेले हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे लिए एक अच्छे पति साबित होंगे। रोहित स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई औरत, और वो भी इतनी सम्मानित और आत्मनिर्भर, उसे अपना मान रही है। उसने कुछ देर सोचा, फिर मन के किसी कोने से आवाज आई, ये वो पल है जिसका इंतजार था, कोई जो अपनाए, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। उसने हां कह दिया, और दोनों का विवाह हो गया। अब रोहित सिर्फ उस घर का मेहमान नहीं, उसका अभिन्न हिस्सा बन चुका था। संस्कृति एक समृद्ध महिला थी। बड़ा घर, सफल बिजनेस, नौकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था साथ। और वो साथ रोहित की सूरत में उसे मिल गया। अब दोनों एक छत के नीचे सुकून से जी रहे थे, ना शिकायत, ना उलाहना, बस एक दूसरे का साथ। फिर एक दिन संस्कृति ने गंभीर होकर कहा, मैं मां बनने वाली हूं रोहित, अब मुझसे ऑफिस नहीं संभाला जाएगा। पहले मेरे पति सब देखते थे, अब तुम ही सब संभालो। मुझे तुम सब संभालो पर पूरा भरोसा है। रोहित ने वो जिम्मेदारी थामी और पूरे समर्पण से निभाई। पुराने व्यापार को नई सोच, नई ऊर्जा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। अब वह सिर्फ संस्कृति का व्यापार नहीं था, वो उन दोनों का सपना बन चुका था। कुछ महीनों बाद ऑफिस में इंटरव्यू चल रहे थे, नई नियुक्तियों का दौर था। रोहित अपने टीम के साथ बैठा था। उम्मीदवार आते जा रहे थे, तभी रिसेप्शन से खबर आई, अगला उम्मीदवार राहुल मिश्रा। रोहित के कानों में जैसे किसी ने उसका अतीत दोहरा दिया हो। राहुल, वही छोटा भाई जिसने उसे एक रात झूठे इल्जाम में घर से धक्के देकर निकाल दिया था। और फिर दरवाजा खुला, वो अंदर आया। रोहित को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। आप यहां, आप तो जैसे इस कंपनी के मालिक लग रहे हैं। रोहित ने अपने भाई राहुल को सामने देखा। वो हैरान था, घबराया हुआ था,
जैसे किसी पुराने डर ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी आवाज कांप रही थी। आप यहां। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इस कंपनी के मालिक हों। रोहित ने बड़ी शांति से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखें ठीक देख रही हैं। मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं। अब तुम बताओ यहां क्यों आए हो? राहुल ने थूक निकला और हल्के स्वर में बोला, मैं नौकरी के लिए आया हूं। पुरानी नौकरी छूट गई है। अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब जब आप यहां हैं तो उम्मीद है कि आप नौकरी दे देंगे। आखिर आप मेरे बड़े भाई हैं। रोहित ने फिर उसी शांति से जवाब दिया, जरूर, क्यों नहीं। तुम बाहर जाकर बैठो, हम विचार करके बताएंगे। राहुल संतोष से सिर हिलाकर बाहर चला गया। पर रोहित के मन में कोई खुशी नहीं थी, बस एक गहरी चुप्पी थी जिसमें पुरानी चोटें फिर से टीसने लगी थीं। कुछ देर बाद जब परिणाम की घोषणा हुई तो उस पद के लिए एक और युवक को चुना गया। वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, उसका अनुभव बेहतर था और वह उस जिम्मेदारी के लायक भी था। राहुल का नाम नहीं लिया गया। अगले दिन राहुल फिर रोहित के ऑफिस में आया। चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में गुस्सा भी था। वो बोला, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो आपका भाई हूं, फिर भी आपने मुझे नौकरी नहीं दी। रोहित ने उसे देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, क्या तुमने उस रात मेरे साथ अच्छा किया था राहुल? क्या भूल गए जब मां की आंखों के सामने तुमने मुझे झूठा ठहराया था? जब तुमने अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करके मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था? राहुल चुप, उसका चेहरा नीचे झुक गया। रोहित ने आगे कहा, अपनी पत्नी से जाकर पूछो, जिसने मुझे खुद कमरे में बुलाया, फिर दरवाजा बंद कर चिल्लाने लगी कि मैंने उसके साथ गंदी हरकत की। वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी ताकि मैं कमरा खाली कर दूं, मुझे अपमानित करके घर से निकाल दिया जाए। राहुल की आंखें अब भर आई थीं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। रोहित ने फिर कहा, अब तुम मुझसे इंसाफ की उम्मीद करते हो। तुम कहते हो कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाई वो होता है जो हर तूफान में साथ खड़ा रहे, ना कि उस तूफान को लाने वालों में शामिल हो। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, अब जब आपके पास सब कुछ है तो आप हम जैसे लोगों को तुच्छ समझते हैं। रोहित ने जवाब दिया, हां, तुम ऐसा ही समझो, क्योंकि तुम जैसे लोग जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसे जमीन से भी नीचे गिरा देते हो, और जब वही इंसान थोड़ा ऊपर उठता है तो उसी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। माफ करना, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। राहुल की आंखों में शर्म थी, लेकिन अब वह मदद पाने की उम्मीद भी नहीं रखता था। वह चुपचाप चला गया। रोहित ने उसे कोई मदद नहीं दी, क्योंकि जिन लोगों ने अंधेरी रात में उसे बेसहारा छोड़ दिया था, उनके लिए अब उसके दिल में दया नहीं बची थी, न ही कोई जगह। अब वह अपनी पत्नी संस्कृति के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। वो जीवन जिसमें प्यार है, सम्मान है और सबसे बढ़कर एक इंसान की असली पहचान। दोस्तों, कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह न किसी की मेहनत का हिसाब रखता है और न ही किसी की कुर्बानी का। जो लोग तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें तोड़ देते हैं, वही लोग तुम्हारी ताकत देखकर आंखें झुका लेते हैं। अपनों से मिला धोखा सबसे ज्यादा दर्द देता है, लेकिन वही धोखा हमें सबसे मजबूत बनाता है। रिश्ते अदर स्वार्थ से टिके हों तो वो केवल नाम होते हैं, भावनाएं नहीं। जिसने तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया, उससे रोशनी में उम्मीद मत रखो। कभी कभी इंसान को टूटने में ही उसकी असली ताकत मिलती है। जिस दिन रोहित को उसके अपनों ने घर से धक्का देकर निकाला था, वो रात उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी। पर उसी अंधेरे में एक ऐसी रोशनी मिली जिसने उसे न सिर्फ संभाला बल्कि दोबारा जीना सिखाया। जिस घर के हर कोने में उसके त्याग की ईंटें थीं, वहीं उसे पराया बना दिया गया। लेकिन ईश्वर का न्याय धीमा जरूर होता है, पर अचूक होता है। आज वही इंसान जिसे अपने ही घर से धकेला गया था, अब एक ऐसे घर में सम्मान से जी रहा है, जहां उसे केवल शांति नहीं बल्कि सम्मान, सच्चा साथ और आत्मसम्मान मिला। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो जैसा बोता है वैसा ही एक दिन काटता है। हर अन्याय की एक सीमा होती है। जब जुर्म हद से गुजर जाता है तो ईश्वर स्वयं उतर आता है इंसाफ करने के लिए। जो लोग आपकी मजबूरी को आपकी कमजोरी समझते हैं, एक दिन वही लोग आपकी कामयाबी से कांपते हैं। त्याग करना पुण्य है, लेकिन खुद को मिटा देना मूर्खता। क्योंकि अगर आप खुद को खत्म कर दोगे तो आपके लिए कभी न्याय नहीं बचेगा। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और जब भरोसा टूटता है
तो खून के रिश्ते भी बेगाने बन जाते हैं। मत डरिए अकेले होने से। कई बार अकेलापन ही वो रास्ता दिखाता है जो भीड़ कभी नहीं दिखा पाती, जिसे सबने छोड़ दिया हो। अगर वह खुद पर यकीन रखे तो एक दिन वही पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। तो याद रखिए, अगर आज आपके साथ अन्याय हो रहा है तो घबराइए मत, बस चुप रहिए, सहन कीजिए और खुद को मजबूत बनाइए। क्योंकि जब वक्त पलटेगा तो जो आपको गिराने चले थे वो आपकी ऊंचाई को देख भी नहीं पाएंगे। और यही कहानी हमें सिखाती है कि जिसने चोट दी है उससे मरहम की उम्मीद मत रखो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब बन जाए। तो दोस्तों, यह थी उस बेटे की कहानी जिसने सब कुछ खोकर फिर से सब कुछ पाया, पर इस बार अपनों की जगह अपने आत्मसम्मान के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कभी अपनों से धोखा खा चुके हैं? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।